नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस सर में स्वागत है। पहली बार आप लोगों के सामने आया हूं। मैं ही पढ़ाता हूं आप लोगों को इस चैनल पर। और 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं तो धन्यवाद उसके लिए। क्यों आया हूं मैं? कुछ पर्पस होगा। आपका एग्जाम के समय कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा। कुछ ये बतानी है, जैसे बीपीएससी ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया है काफ़ी सारे एग्जाम के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। और कई सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, कम से कम 300 बच्चों के मैसेज कम से कम आए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि अ, परेशान हो रहे हैं, लास्ट समय में क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में उन्होंने क्वेरी किया है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले है कि सेंटर पर क्या-क्या लेकर जाना है। आईडी कार्ड जो आपने परीक्षा का फॉर्म भरते समय जो डाला था, सबसे पहला चीज़ क्या हो गया? सबसे पहला आईडी कार्ड लेकर जाना है। दूसरा क्या लेकर जाना है? तो अपने एडमिट कार्ड का एक एक्स्ट्रा कॉपी लेकर जाना है। एक्स्ट्रा कॉपी मतलब एक तो आपके पास रहेगा ही, एक कॉपी जिस पर आप साइन करेंगे और वो ले लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अतिरिक्त ई एडमिट कार्ड लेकर आपको आना है, जिसमें एक एक्स्ट्रा आप एडमिट कार्ड लेकर जाएँगे। तो यानी कि एक आईडी हो गया और 2 कॉपी फोटोकॉपी एडमिट कार्ड का, जिसमें एक आपके पास में रहेगा और एक वो जमा कर लेंगे। तीसरा चीज़, कई सारे बच्चों के हस्ताक्षर क्लियर नहीं है। तो हस्ताक्षर जिनके भी क्लियर नहीं है, वो एक बीपीएससी का फॉर्म आता है, जिसमें आपको किसी भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से नोटिफ़ाई करवाना पड़ता है और वो आप साइन करवा के ले जाते हैं सेंटर पर। ये 3 ही चीज़ें ले जानी हैं। आप अपनी सुविधा के लिए एक चीज़ और ले जाएँ अपने साथ हमेशा, वो है क्या? तो वो है अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अवश्य ले जाएँ। परीक्षा के दौरान ये कोई भारी तो नहीं होता है। कैरी करना सही रहता है, कई बार किसी इमरजेंसी कंडीशन में क्या पता काम पड़ जाए उसका, इसलिए उसको भी अवश्य रखिएगा। दूसरा जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, पहला कि कितने सवाल अटेम्प्ट करें। ये बहुत ही बड़ी समस्या होती है, कितने सवाल अटेम्प्ट करें, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ये मैं यहाँ पर रूम पर बैठ के आपको बस एक गाइडेंस के तौर पे बता सकता हूँ। कितने एग्ज़ैक्ट करने हैं, ये आपको एग्ज़ाम में ही तय करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा तय? क्योंकि जब पहला सवाल आपके समक्ष आएगा, पेपर आएगा, तो जितनी स्ट्रैटेजी, जितनी प्लानिंग, जितने गाइडेंस आज तक आपने लिए हैं ना, वो सब हवा-हवा ही हो जाता है। उसके पश्चात आप होते हैं एग्ज़ाम में और आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इसको डील करने का सबसे साधारण सा तरीका ये है कि आप किस कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और आपका टारगेट क्या होता है। जैसे जनरल बॉय हैं या ओबीसी बॉय हैं, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ उन्हीं का जाता है। तो उनका क्या रहता है कट ऑफ भई? तो 90 प्लस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ उन्हीं का रहता है। तो सोचिए आपको 95 मार्क्स लाने हैं, 95 मार्क्स लाने हैं, कितने सवाल आप अटेम्प्ट करें? 120 के आस-पास आपको सवाल कम से कम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि मान लीजिए बहुत अच्छा आपका स्ट्राइक रेट होगा तो 15 सवाल आपके गलत होंगे, 105 सवाल आपके सही होंगे, फिर उसमें से नेगेटिव 5 मार्क कम कर दीजिए, 15 का 5 हो जाएगा। ये 1/3 नेगेटिव है तो 5 नंबर आपके कम हो जाएँगे, तो 100 मार्क्स आपके बनेंगे। ये तब होगा जब आपका स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार होगा। आप समझ सकते हैं कि 100 में से 115 में से मात्र 15 गलत करना, 10 ही गलत करना कितना ज़्यादा हुआ, है ना? तो ये ओबीसी बॉय के लिए हो गया। 120 के आसपास एप्रोक्सिमेटली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ये तय है। उससे कम अगर आप ओबीसी बॉय या जनरल बॉय होकर अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर जनरल गर्ल भी मैं मान के चल रहा हूँ, तो परीक्षा में सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है ना कि स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं 60 ही करके आऊँगा और 60 के 60 सही हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। 60 के 60 सभी ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर आप 60 करके आएँगे तो उसमें से 50 सही होंगे, 40 सही होंगे, इस प्रकार का रहता है। ये वास्तविकता को हमें पहचानना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होता है ना कि एससी गर्ल हैं या ओबीसी गर्ल हैं या और कोई कैटेगरी के बच्चे हैं तो कितने अटेम्प्ट करें? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑन एन जनरली कम से कम 120 के आसपास आप जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जब आपके समक्ष पेपर आएगा, अगर पेपर आसान है, आपको लग रहा है कि पेपर आसान है तो अटेम्प्ट ज़्यादा करना है। अगर आपको लगता है पेपर कठिन है बहुत ज़्यादा, तो आप अटेम्प्ट कम कीजिएगा। ऐसा हो जाए परिस्थिति कि पेपर में 10 ही सवाल आ रहे हैं, 10 से ज़्यादा बन ही नहीं रहा है, तब तो फिर आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आइए, जो रियलिटी मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी आपको आ ही नहीं रहा है, उस परिदृश्य में तो आपको कुछ करना ही नहीं है क्योंकि आप या तो फिर 100% स्ट्राइक रेट वाला तुक्का मारिए या तो फिर पहले ही हार मान जाइए। तो वैसी परिस्थिति में आपको बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आपका ऐसा हो रहा है कि 50-60 सवाल मैंने किए हैं, आपको पता है कि वो सही हो रहे हैं,
उसके ऊपर आप फिर आप गेस करते हैं आंसर को। आंसर गेस करना क्या होता है? एलिमिनेशन, तुक्का नहीं। कई सारे ऐसे वीडियो मैंने देखे कि तुक्का लगाने का साइंटिफिक मेथड, ये सब कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम जिन्होंने दिया उनको पता होगा कि तुक्का लगाने का कोई साइंटिफिक मैटर नहीं होता। एक ही चीज होता है भाई, कि एग्जामिनेशन में आप एलिमिनेशन कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो एलिमिनेट करके मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा, 110 से कम करके कोई भी मत आइएगा। 110 मिनिमम मान के चलिए, इससे कम नहीं करना है, नहीं तो आप पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। इससे कम तो कतई नहीं करना है। कट फुट के भी वही कम से कम 80 मार्क्स तो बनने चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। 120, 130 उतना तक जा सकते हैं आप। जनरल बॉयज को तो जाना ही पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ता है पीटी में। दूसरा सवाल ये था कि अंतिम समय में क्या पढ़ें, इस पर आते हैं। तो कितना हो गया तय? पहला का कि भाई 110 मिनिमम करना है। जनरल बॉय ओबीसी बॉय को 120 कम से कम करना है, क्योंकि आप तो सबसे प्रथम पंक्ति के खिलाड़ी हैं, सबसे पहले आप ही को उड़ाया जाएगा, है ना? तो इसलिए मैंने उनको बता दिया। तीसरा चीज ये है, जो बच्चों ने पूछा है कि भाई सवाल किस प्रकार के आएंगे, पेपर में रिलैक्स कैसे रहें। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब बीपीएससी का सिलेबस पढ़िए, यूपीएससी का सिलेबस पढ़िए, किसी का भी सिलेबस पढ़िए, उसमें एक चीज लिखा होता है कि आपके मनोवैज्ञानिक स्तर का भी इसमें जांच किया जाएगा। वो कैसे होता है जांच? उसको बोलते हैं प्रेशर को किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं, इसका जांच पड़ताल इसमें किया जाता है। सवालों की संख्या है 150, टाइम दिए गए हैं 2 घंटे। तो अगर उस 2 घंटे में 150 सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज जो आपको आना चाहिए वो है कि बिल्कुल प्रेशर को आपको हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि प्रेशर अपने पीक पर होगा। आपको ऑप्शन नहीं पढ़े जाएंगे, आप जो सवाल वहां गलत करेंगे रूम पर आके वही सवाल आपको आसान लगेगा। इन चीजों को किस प्रकार से हैंडल किया जाता है? एक ही चीज करके, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आप ये मानकर चलिए कि वहां पर सब्जेक्ट से ज्यादा आपके मनोविज्ञान का टेस्ट किया जा रहा है, कि आप प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षा में अगर आप सफल हो गए, तो फिर वो आपके पास बस एक क्वेश्चन रहेगा और आप आंसर लगाते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने मन मस्तिष्क में खुद को विजेता मानना पड़ता है कि हाँ, मैंने तैयारी की है, मैंने पढ़ा है, अब मुझे बस इस एग्जाम को देना है। ये बस एक औपचारिकता है, मुझे अगला मेंस भी देना है। अपने मन में इतना कॉन्फिडेंस रखिएगा। एक चीज में सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे सोचते हैं कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, साइंस मेरा कमजोर है, ज्योग्राफी मेरा कमजोर है, करंट के मेरे सवाल गलत हो रहे हैं। ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। क्यों नहीं मायने रखता है? पीटी का सिलेबस बहुत बड़ा इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चे परेशान हो। कोई भी एग्जाम में देने जा रहा है, कोई 100% ये नहीं बता सकता है ना कि मेरा सब कुछ बिल्कुल इक्वली तैयार है। तो सबसे पहले क्या करना है? इस चीज को, दबाव को हटा देना है कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई चीज मैंने नहीं पढ़ा, कोई चीज मेरा छूट गया है। ये सब ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान किस चीज पर देना है? कि मुझे रिलैक्स रहना है। 150 सवाल में से मुझे बस 120 टारगेट करके आना है। बस बात खत्म। रिलैक्स जो रहेगा वो पीटी फतह कर जाएगा, नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ये मनोवैज्ञानिक परीक्षा भी होता है, लिखा होता है सिलेबस में कि बच्चों के मनोविज्ञान का, उनका प्रेशर झेलने का, इन सब चीजों का भी टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट, 10 गणित के भी सवाल डाले जाते हैं। तो ये इसीलिए डाला जाता है ताकि आपको सवाल को मिक्स कर दिया जाता है। पॉलिटी के सवाल 10 यहाँ दिखेंगे, 10 आगे दिखेंगे, साइंस के सवाल इधर उधर बिखरे हुए हो सकते हैं पेपर में। तो ये सब इसीलिए किया जाता है कि आप कितना जल्दी जल्दी अपने दिमाग को स्विच कर रहे हैं। तुरंत हिस्ट्री का सवाल आए, तुरंत फिर साइंस का सवाल आ रहा है, तुरंत फिर इकोनॉमिक्स का सवाल आ रहा है। इसीलिए जीएस में वो सारे सब्जेक्ट डाले गए हैं जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है? तो इसको हैंडल कैसे करना है? बिल्कुल रिलैक्स रहना है। मैंने पढ़ा है, अब मुझे बस एग्जाम देना है। रिलैक्स कैसे रहते हैं? कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जो आपने साल भर मेहनत की है उसी से आता है। ठीक है? प्रवचन नहीं दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। अंतिम समय में क्या पढ़ें? अंतिम समय पढ़ने का सबसे छोटा सा एक नुस्खा होता है कि जिस फैक्ट वगैरह जो सवाल पूछे जाते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है, इसको आप लिख करके पेपर में या कोई भी, जहां पर भी आपके पास कोई भी मटेरियल होगा, पीडीएफ होगा, सेंटर पर ले जाएं। सेंटर के बाहर जो आप धूप सेकते रहते हैं, वहां पर इसको उल्टाएं।
सबसे पहला तरीका यही होता है। अंतिम समय में यही पढ़ना चाहिए। अभी 1-2 दिन में क्या पढ़ें? बिल्कुल हल्की-हल्की चीज़ों को पढ़ें। वो सब सब्जेक्ट पढ़ें, जिसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ रहा था, उसको उल्टा लें। साइंस में दिक्कत था, साइंस को उल्टा लिया। भई, देख लिया भई एप्लीकेशन क्या-क्या है किस चीज़ का, किसी एसिड का नाम, किसी मानव शरीर के अंग का नाम वगैरह सब पूछता है, तो वो वाले घटनाचक्र के एमसीक्यू या उसके एक्सप्लेनेशन आप उल्टा सकते हैं। ठीक है? बाकी फैक्ट वाले जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसको सबसे अंत दिन के लिए रखिए और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 8 घंटे सोने की कृपा करें, मास्टर पे ही कृपा करें, दूसरों पे कृपा कर दें। बच्चे उस दिन उनको लगता है एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना रिलैक्स रहेंगे एग्ज़ाम से पहले, उतना ही ज़्यादा आपकी संभावना होती है सेलेक्ट होने की। रिलैक्स कैसे भी रहा जा सकता है। अभी मैं आपको बोलूँ कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, तो बिल्कुल आपको अच्छी नींद आएगी क्योंकि आपने उसकी तैयारी की ही नहीं है। तो आप एग्ज़ाम देने बिल्कुल हँसते-खेलते चले जाएँगे। बीपीएससी पर आपने साल भर दिया है, 2 साल दिया है, 3 साल दिया है। इसलिए आपको प्रेशर हो रहा है और ये नॉर्मल है, इससे कुछ भी गलत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। जिस चीज़ के पीछे इतना समय देते हैं उसको लेकर घबराहट तो होगी ही, लेकिन फिर भी आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा क्योंकि आपको अधिकारी बनना है। तीसरा चीज़ यही पूछा था बच्चों ने 150 सवाल है 2 घंटे में कैसे किया जाए? तो इसका एक साधारण सा तरीका होता है, किसी भी सवाल पर मैक्सिमम दीजिए तो 1 मिनट। आगे बढ़ जाइए, 1 मिनट देकर आगे बढ़ जाइए, 1 मिनट देकर आगे बढ़ जाइए। किसी-किसी सवाल में 1 मिनट नहीं लगेगा, जैसे वन लाइनर वाले सवाल, पेपर में 60% सवाल वन लाइनर होते हैं, उन पर मिनट नहीं देना है। उन पर कैसे मिनट दे देंगे? 150 सवाल 150 मिनट का एग्ज़ाम कहाँ होता है? तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो सवाल वन लाइनर नहीं होते हैं ना, जिसमें 4-4 5-5 स्टेटमेंट होते हैं, उसको 1 मिनट पढ़ने का हैबिट डालिए और 150 सवाल आपको नहीं करने होते हैं। आपको करने कितने होते हैं? 110, 120 यही एवरेज होना चाहिए। इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना है कि 140 मार के आ गए, ऐसा भी नहीं। तो जो वन लाइनर वाले सवाल होते हैं, उनको 30 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम इतना में हल कर सकते हैं आप। 10 सेकंड में भी हल कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के सवाल और कई सारे ऐसे सवाल जो वन लाइनर वाले होते हैं, उनमें सबसे मिनिमम आपको समय देना है। समय किस पर देना है? ऐसे सवाल जिसमें आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ऐसे बच्चे जो पिछली बार 150 सवाल नहीं पढ़ पाए थे, कृपया 150 सवाल के 150 पढ़ें। ठीक है? तो कितना समय देना है? 10 सेकंड में भी एक सवाल सॉल्व होगा, एक सवाल 30 सेकंड में भी सॉल्व होगा और कुछ ऐसे ज़िद्दी सवाल होंगे जिन पर 1 मिनट देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा समय लग रहा है तो स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए 150 स्किप कर दिए। एक चीज़ और बच्चों ने पूछा है कि पेपर जब आए तो क्या करना है? सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो आप ही मुझे बोलेंगे हाँ, सच है। किसी भी पेपर में कम से कम 150 में से 70 से 80 ऐसे सवाल होंगे, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने पढ़ा है। ये चीज़ मैं 13 तारीख के शाम में भी बोलूँगा, 14 तारीख को ही बोलूँगा क्योंकि पेपर तो पूरे साल भर मैं एनालिसिस करवाता हूँ। कम से कम 80 सवाल ऐसे होंगे, 70-80 सवाल, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा, कभी न कभी तो कुछ न कुछ उसके साथ आपका रूबरू हुआ होगा। ठीक है? पेपर जब सामने आता है, सेट पर भी डिपेंड करता है। ए आया है, बी आया है, सी आया है, डी आया है। क्यों? पिछली बार जिनका सी सेट आया था, उनके लंका लग गए थे क्योंकि उनमें पहले में इकोनॉमिक्स के और पॉलिटी के कठिन वाले सवाल थे। तो उनको लगा कि पूरा पेपर ऐसा ही होने वाला, उनका कॉन्फिडेंस वहीं पर लूज़ हो गया। ऐसा कभी भी नहीं करना है। पेपर में आगे जाकर हो सकता है अंतिम 2 पेज में 20 सवाल आपको ऐसे मिल जाएँ, जो आपको सारे के सारे आते हैं। इसलिए पेपर जब हाथ में आए, एक नज़र 1 मिनट लेकर पूरे पेपर को उल्टा लेना है कि कितने सवाल हैं, किस प्रकार के सवाल हैं और सबसे मजबूत सेक्शन जो आपका है। जैसे मैं जनरली जब पेपर देने जाता था, तो हिस्ट्री मेरा सबसे मजबूत है, सबसे पहले हिस्ट्री को मैं टारगेट करता था। यही आपको भी करना है। आपका जो सबसे मजबूत सेक्शन है, बीपीएससी में एक चीज़ अच्छी देते हैं कि हिस्ट्री के सारे सवाल एक ही जगह दे देते हैं। पॉलिटी के सारे एक ही जगह। तो जो आपका सबसे मजबूत सेक्शन है, उसको सबसे पहले ढूँढिए और उसको टारगेट कर लीजिए, उसको बना लीजिए। नो मैटर आपका सेट के शुरुआत में कठिन सवाल है, तो भी हँसते-खेलते पूरे सेट को उल्टाना है। सबसे आसान है, तो भी ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है। उससे कोई लेना-देना ही नहीं कि पहले पेज पर कौन-से सवाल लिखे हुए हैं। हो सकता है बीच के पेज पर सारे आसान सवाल हों। ठीक है? तो जो आसान लगे, सबसे पहले उसको टारगेट कर लिया, बना लिया। फिर आए उस पर जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे अंत में उन सवालों को देखना है जिनके बनने के चांसेस नहीं के बराबर में है।
फिर भी उनमें देखा सबसे अंत में अंतिम का 10 मिनट 15 मिनट बहुत तेज दिमाग चलता है। देखा अगर उसमें कोई हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो राम राम, कोई बात नहीं, हमने जितना किया है ठीक है। ठीक है? तो ये 3 चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। आसान या कठिन पेपर, ये कैसे डिसाइड करें? तो ये आप एग्ज़ाम में बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये जब आप बाहर निकलेंगे तभी नहीं होता है। जब बाहर आंसर शीट मिलाते तब आपको लगता है कि मैंने जिसको आसान समझ के मारा था वो सारे गलत हो गए हैं। पेपर जब आपके सामने आएगा तो ना तो मेरा स्ट्रैटेजी काम आएगा, ना किसी और का, कुछ भी काम नहीं आएगा। वहाँ पर आप होंगे और आपका पेपर होगा। रिलैक्स होकर पूरे पेपर को उल्टाना है, ढूँढना है कि कौन से सवाल मैं करूँ पहले, उसके पश्चात ऐसे सवाल जिनको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके बाद ऐसे सवाल जिनको बनने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करना है कि क्या पता बन जाए। ऑन एन एवरेज 110-120 टारगेट रखना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या-क्या लेकर जाना है, तो ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना है। अपनी फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ अवश्य ही रखें। मुझे पता है ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मौका इमरजेंसी कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो रखना ही चाहिए एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अपना आईडी कार्ड रखिएगा, वही आईडी जो आपने एग्ज़ाम में फॉर्म भरते समय डाला था। तीसरा चीज़ क्या रहना चाहिए, तो एडमिट कार्ड का 2 फ़ोटोकॉपी, एक तो आपके पास में रहेगा, एक सेंटर पर साइन करवा कर, उस पर हस्ताक्षर अनिवार्य होता है, क्योंकि बीपीएससी ने इसमें लिखा है, यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, जिस परीक्षावधि में वीक्षक को हस्ताक्षरित करते हुए समर्पित करना है। ये क्लिष्ट हिंदी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, पता नहीं क्या है। क्लिष्ट हिंदी इन्होंने समर्पित करते हुए समर्पित करना है आपको हस्ताक्षरित करके। मतलब कि आपको अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट इसको कहा जाता है। अपना हस्ताक्षर करके वो आप सौंप दीजिएगा। ओके? एग्जामिनेशन सेंटर में एक चीज़ और मायने रखता है कि जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो आप अपना सीट देख लें, छोटी-छोटी चीज़ें, साफ-सुथरा है कि नहीं, जहाँ पर बैठ रहे हैं वहाँ पर कोई पहले से कागज़-वागज़ तो नहीं रखा है। दूसरों के कारण अगर एलिमिनेट कर दिए गए ना एग्ज़ाम में, तो वो सबसे खराब होता है। आस-पड़ोस के जो चीज़ें होती हैं उसको विशेष रूप से देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी एक का भी इस तरह से नहीं होता है तो समझ सकते हैं कितना बुरा लगेगा उसको। अपॉर्च्युनिटी पूरा साल बर्बाद, जीवन भर का कलंक अलग। तो कुछ भी कदाचार करने की कभी भी कोशिश ना करें। पूरा हॉल अगर चोरी कर रहा हो, तो भी ना करें, ठीक है? ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। बगल में कौन बैठा है, वो उसने क्या आंसर मारे हैं, आपने क्या मारे हैं, कभी मायने नहीं रखेगा। कोई अगर क्वेश्चन का किसी का आंसर पूछे जो आपने सही किया है, तो उसको गलत बताइएगा। अगर आपने ए मारा है, तो सी बता कर आइएगा। हो सकता है आपको उसको अगर ए बता देंगे, तो वो सेलेक्ट हो जाए और आप बाहर हो जाएँ। नैतिकता और ये सब चीज़ें बाहर ही सही होती हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्प-वेल्प ना तो लेना है, ना करना है। अपना पेन, अपना सब कुछ लेकर जाना है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे, ओके? तो ये छोटा-सा वीडियो मैंने बनाया और 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए भी धन्यवाद आप सभी का। आने वाले और भी समय में हम लोग ऐसे ही मैं आपके सामने आकर ही वीडियो बनाऊँगा। स्क्रीन शेयरिंग करके पढ़ने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूवमेंट तो धीरे-धीरे कर ही रहा हूँ मैं, ओके? कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। थैंक यू सो मच, ओके?